जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। रेस्पिरेशन एंड प्लांट पादप में श्वसन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और आज के सेशन में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लास्ट सेशन में अपन डिस्कस किया था किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है और कहां कहां कैरियर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और जो मेम्ब्रेन वगैरह है, मैट्रिक्स वगैरह है, वो सब कुछ अपन ने यहां से समझा था। और साथ साथ में बाकी जो पहले के जो टॉपिक थे जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, क्रेब चक्र हुआ, वहां से जो प्रोड्यूस हो रहा है NADH2 मेनली बात करें, ठीक है, बाकी भी है FADH2 वगैरह, तो वो किस प्रकार से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे उसका ओवरव्यू अपन ने वहां से समझा था। ठीक है, पहले ही बता देता हूं, इस सेशन को आपको समझना है तो जो पहले का वीडियो है वो आपको देखना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसे भी डिटेल्स में बताऊंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। NCERT की एक एक शब्द, एक एक लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी, डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले का सेशन देखिए और NCERT अगर साथ में लेके बैठते तो वेल एंड गुड है, और बाद में आप देखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT को ही यहां पर समझाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी थोड़ी सी, और अगर अपन बात करें तो आपने डिटेल से कोशिका वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये कुछ अंगक है कोशिका के जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। तो सेम वही कैसे आपके पास अब जो ETS जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपके पास होता है वो कहां होता है ऐसा? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। इसको आप लोग समझिएगा। अभी तक अपन ने जो बात की थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर, जो कुछ वाहक होते हैं उनकी सहायता से। अभी तक जो अपन इक्वेशन देखते हैं C6H12O6 + 6O2, वहां जो ऑक्सीजन है अभी तक वो काम में नहीं आई है पूरी प्रोसेस में। स्टार्टिंग में अपन ने ये रिएक्शन देखी थी, ठीक है, अभी तक ऑक्सीजन का रोल नहीं आया, तो ऑक्सीजन का रोल भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस प्रकार से एनर्जी बनती है वो भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस चित्र को आप देखेंगे NCERT का है ये वाला बीच वाला पोर्शन, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या किया, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का ही थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बनाया। ये मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती थी, आपके पास बाह्य झिल्ली है बाहर वाली, ये आपके पास आंतरिक झिल्ली है अंदर वाली, जिस पर क्या होता है छोटी छोटी ग्रोथ होती है। ठीक है, छोटी छोटी ग्रोथ मैंने कल भी आपको बताया था, अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से होती है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यहां से आप पूरा देखेंगे ये पूरा स्पेस मैंने यहां बड़ा कर दिया क्योंकि इसको मुझे समझाना है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, अवकाश है, उसे अपन बोलते हैं अंतर झिल्ली अवकाश या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों झिल्ली कौन सी, बाह्य और जो आंतरिक, उसके बीच का जो स्पेस है उसे अपन बोलते हैं अंतर झिल्ली अवकाश। ठीक है, इसको और अच्छे से आपको देखना है। बाह्य झिल्ली का अपने यहां ज्यादा कुछ रोल है नहीं, तो सेम ऐसे ब्लैक कलर में बता रखी। आंतरिक झिल्ली जो यहां से इसका बहुत अहम रोल है, यहां से आते आते इसको मैंने मोटी किया। ऐसा नहीं कि कहीं मोटी और कहीं पतली है, नहीं, झिल्ली जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, ठीक है, ये अंदर वाली जो झिल्ली है, तो इस झिल्ली के ऊपर ETS है अपने पास, और इसी को समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, इसको मैंने थोड़ा सा यहां पर क्या कर दिया है, थिक कर दिया है, मोटा यहां से कर दिया। ठीक है, तो ये आप इस चित्र को देख के समझ सकते हो। अब अगर आप NCERT का चित्र देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स, जो आपको यहां पर लिखा है। NCERT के चित्र को समझाने की ही कोशिश में कर रहा हूं। ये जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं वो कहां है आपके पास, मैट्रिक्स में। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कहां है, वो आंतरिक झिल्ली पर है, इंटरनल मेम्ब्रेन, ये पूरी आपके पास है आंतरिक झिल्ली। चाहो तो आप इसके अंदर यहां आप लिख दो इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है, आंतरिक झिल्ली। और आपके पास नेक्स्ट जो पोर्शन लिखा वो कौन सा, अंतर झिल्ली अवकाश। दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है वो आपके पास सिंपल सा। अब अपन ने बात की थी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, जो मैट्रिक्स है जिसे आधात्री अपन बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बीच की जो पूरी जगह है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, और इसके बीच का जो अवकाश है, ये पूरा जो एरिया है
इसे अपन ने बोला मैट्रिक्स या आधात्री, और ये आपके पास अंदर वाला पूरा क्या है, मैट्रिक्स या आधात्री, इतना इतना। ये तो आंतरिक झिल्ली है यहाँ पर, ये पूरी क्या है, आंतरिक झिल्ली, और ये क्या है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में अपन ने बात की थी, चाहे क्रेब चक्र हो, ठीक है, चाहे लिंक रिएक्शन हो, वहां पर अपन ने किसका प्रोडक्शन किया था, वहां पर आपके पास प्रोडक्शन हुआ था NADH, NADH2 भी बोल सकते हैं, NADH भी इसे अपन बोल सकते हैं, उसका यहां पर क्या हुआ था, प्रोडक्शन यहां पर सिंपल सा हुआ था। तो ये आपके पास लिखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और शब्द यूज में ले रखा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसा रीजन कह सकते हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो वाहक एक से अधिक संख्या में एक साथ होते इकट्ठे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स है सिंपल सा। अगर एक है तो उसे अपन नहीं बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अभी इसको चित्र में बहुत गहरी बातें लिखी है, वो मैं आपको समझाऊंगा, एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं लिखी, ठीक है। तो वो आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स अपने पास कितने होते हैं, टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। अब शब्द से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स यहां पर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा में, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो NADH है, जिसका प्रोडक्शन क्रेब चक्र में, लिंक रिएक्शन में वगैरह में हुआ है, वो NADH का वापस से यहां पर क्या होगा, चेंजेस होगा, ऑक्सीकरण यहां पर होगा, ठीक है। तो ये जो NADH2 है, यहां से ये जो NADH2 किसमें परिवर्तित हो रहा है, पहले कॉम्प्लेक्स की बात करें, NADH2 किसमें परिवर्तित हो रहा है, NAD+ में। और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण है। ये जो NADH लिखा है, अगर मैं इसे NADH2 या NADH लिखूं मैं इस प्रकार से, अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो यहां पर NAD+ आपके पास क्या लिखूंगा, H+ में यहां पर लिखूंगा, और H+ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, या इससे मैं क्या लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं सिंपल का। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां पर क्या हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। अरे बस बैलेंस हो सकते हैं यहां पर, सिंपल सा ही आपको ध्यान में रखना है। आ रही है क्या बात समझ में, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये NADH2 का जब NAD+ में परिवर्तन यहां पर हुआ है, तो अगर 2 H2 है तो अपन क्या बोल सकते हैं, 2H+ लिख सकते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास आएगा। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था, ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपके पास ये वाला जो ब्लैक कलर में, जो डार्क ब्लैक में बता रखे, वो सारे कॉम्प्लेक्स है, और 5 है ये। तो यहां जब 2 हाइड्रोजन यहां से फ्री हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। या तो इसे इस प्रकार से लिख दो, H2 लिख दो, वही मैंने लिखा है यहां पर। 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो आपके पास FMN, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, वाहक है, जो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर यहां से लेके जाएगा। और FMN की फुल फॉर्म एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, तो आपको लिख लेना है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, उसे अपन बोलते हैं FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो FMN पे गए, और FMN से FeS, आयरन का जो सल्फर वाला कंपाउंड है, वो यहां पर FeS है, वहां तक इलेक्ट्रॉन गए। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए, इतने से आपको दिमाग में बैठा लेना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो चुका है FMN से FeS में। अब जो हाइड्रोजन आपके पास था, 2 इलेक्ट्रॉन था, और 2 अपने पास हाइड्रोजन भी था। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से बाहर आ जाएंगे अंतर झिल्ली अवकाश में। यहां से जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों झिल्ली के बीच का जो स्पेस है वहां पर ये आ जाएंगे, ठीक है, वहां पर ये आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है आपका कि यहां से जो हाइड्रोजन दिखा रहा है एनसीईआरटी, वो 4 दिखा रहा है, और आप तो 2 ही हाइड्रोजन की यहां पर क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां FMN से FeS गए, FeS से जब यहां बाहर की ओर आएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएंगे तो यहां अंदर का एक छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा पार्ट कह सकते हैं अपन इसी का, कॉम्प्लेक्स का, जो हाइड्रोजन को खींचता है। ऐसा 2 हाइड्रोजन को यहां से अंदर की ओर रिसेप्ट करता है, उसे खींचता है, और वही 2 + 2 जो है टोटल 4 हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, अंतर झिल्ली अवकाश में वो हाइड्रोजन यहां पर आ जाते हैं। सारी बात समझ, सिंपल ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया, सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन को खींचने का एक छोटा सा पोर्शन इसके अंदर होता है। अब ये तो हो चुका, पहले की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आए कहां से, NADH2 से NAD में जो आपके पास अपचयन, आपके पास ऑक्सीकरण शुरू हो रहा है यहां पर, जो किसकी उपस्थिति में हो रहा है। तो एक एंजाइम आपने पहले भी पढ़ा था, वापस बता रहा हूं, NADH डिहाइड्रोजिनेज। डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रोजन को वहां से हटाना, NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहां ये एंजाइम काम करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो यहां से हटते हैं, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन हटते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है, यहां पर
जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली है जहां पर क्या है वहां के वो इसे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास NADH डिहाइड्रोजनेज हो जाता है, जो कहां है, ये आपके पास सिंपल से अपन ने बात की ये जो प्रोसेस चल रही है तो आंतरिक झिल्ली पर चल रही है, और बाकी ये जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस की जो बात कर रही है आपके पास आधात्री में, क्रेब चक्र वगैरह में अपन ने लिंक रिएक्शन में पढ़ रखा है। तो 4 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गए, इतनी सी पहले कहानी। दूसरा केस की बात करें, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से था, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकले हैं। अपन ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहां जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता होती है। जब अपन ने पढ़ा था क्रेब चक्र वगैरह की या फोटोसिंथेसिस की अपन बात करें, ठीक है, क्रेब चक्र यार सिंपल सा देख लो, या सिंपल सी और भी कोई दूसरे जो टॉपिक आए थे वहां पर अपन ने जो ETS पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि ETS जो है विभव प्रवणता, जो उच्च से निम्न प्रवणता की ओर आपके पास चलता है। ठीक है, जैसे 1000 से 500, 400, 300, 200, 100 से चलेगा। तो यहां जो पोटेंशियल है वो नीचे की ओर जैसे जैसे आओगे वो कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आपके पास है। अब ध्यान में रखना है, जो कॉम्प्लेक्स है टोटल 5, उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स सेकंड में नहीं हो रहा है, वो किसमें हो रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। इसे साइटोक्रोम BC1 भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम शब्द सुना होगा आपने, हिंदी में भी यही और इंग्लिश में भी यही। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं UQ। UQ क्या आता है, यूबिक्विनोन। UQ होता है यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन आपके पास आगे की ओर पास करता है UQH2। ये जो हाइड्रोजन है वो भी आपके पास यहीं से आए हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये जो इसका जो अपचयन हुआ, UQ का क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन, तो अपचयन जब होता है तो इससे अपन बोलते हैं यूबिक्विनोल। क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल। ये तो यूबिक्विनोल है और ये क्या है, यूबिक्विनोल हो चुका है यहां पर जब हाइड्रोजन के जुड़ने के बाद में। ठीक है, तो पहले से तीसरे में आप जा रहे हो तो UQUS2 याद रखने की ट्रिक है सिंपल सी। अभी दूसरा स्टेप नहीं है, तो दूसरे में आपके पास क्या है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है, सक्सिनेट जो है वो पायरुवेट में परिवर्तित होता है, और ये आपने कहां पढ़ा है, क्रेब चक्र के अंदर पढ़ा है। और जो एंजाइम आपके पास आता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक एसिड से H2 बाहर निकाल रहा है और पायरुवेट में आपके पास एक तरह से परिवर्तित कर रहा था, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। पूरी डिटेल आपने पढ़ रखी है, मैट्रिक्स के अंदर जो चलती है वो है कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, अब डिहाइड्रोजनेज मतलब यहां पर जो FADH2 की अपन ने बात की थी। ठीक है, FADH2 से अपन ने बात की थी, तो वहां से भी हाइड्रोजन वगैरह निकलता है, फ्लेवी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन वगैरह निकल रहा है वो आपस से इसी की उपस्थिति में हो रहा है। ये हाइड्रोजन आपके पास मैट्रिक्स में थे। इलेक्ट्रॉन्स की जो बात कर रहे हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो UQ और UQS2 में परिवर्तित हुआ है। ये सेम, ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ये स्टेप और ये स्टेप क्या है, सेम है, सेम स्टेप है ये भाई साहब, आपको ध्यान में रखना है और इसको यही याद रखने की इसकी सिंपल सी ट्रिक है। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स सेकंड में नहीं जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड 1, 3, 2 आपको ध्यान में रखना। 1 वाला भी 3 को जाएगा और 2 वाला भी 3 के पास जाएगा। इनके बीच का जो स्टेप है UQ और UQS2 वाला, वो क्या है, दोनों में सेम है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, UQH2 मतलब यूबिक्विनोल में परिवर्तित हुआ, इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आए हैं, और ये जो तीसरे में जा रहा है, तीसरे में आपके पास क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स इसे अपन ने बोला है, तो साइटोक्रोम यहां पर आ चुका है। BC का मतलब आपके पास क्या, साइटोक्रोम BB इसके अंदर है, और C का मतलब साइटोक्रोम CB इसके अंदर है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है UQS2 से ऊपर से इलेक्ट्रॉन और UQS2 नीचे से, मतलब दूसरे से और पहले से जो इलेक्ट्रॉन तीसरे में गए हैं, साइटोक्रोम B को इसमें दिया है ट्रांसफर किए, B से FES में गया है और FES से साइटोक्रोम C1 में गया। तो देखेंगे साइटोक्रोम BB है, साइटोक्रोम CB इसके अंदर, इसीलिए से क्या बोला गया, साइटोक्रोम BC1 इसे यहां पर बोला गया है। ठीक है, स्टेप ध्यान में रखना है, ऊपर फर्स्ट और सेकंड से जो तीसरे में जा रहे हैं वो क्या है, सेम है। आ रही बात सुन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ में जो हाइड्रोजन आपके पास थे वो भी वापस से क्या जाएंगे, अंतर्झिल्ली अवकाश में आपके पास आ चुके हैं। मैट्रिक्स में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ है, लेकिन यहां जो कॉम्प्लेक्स से जो आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, अंतर्झिल्ली अवकाश में, इस बीच वाले जो स्पेस है वहां पर ये आ रहे हैं। इतना सा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे की ओर अपन यहां से चलते हैं। ठीक है, तीसरा बोलना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे से क्या होगा, चौथे में जाएंगे जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह। अभी तो इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे, सीधा एक स्टेप में कंप्लीट नहीं किया है भगवान ने जो बनाया। ठीक है, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि तीसरा जो कॉम्प्लेक्स था साइटोक्रोम BC1, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाते हैं, चौथे में जाते हैं। ठीक है, चौथे में जो जा रहे हैं तो करियर कोई ना कोई आपके पास होगा, वहां का आपके पास कोई ना कोई होगा, और वो कौन सा, साइटोक्रोम C। अगर साइटोक्रोम C की लोकेशन आपसे पूछी जाए, ये एक फ्री है,
एक फ्री वाहक है ये, ठीक है, मुक्त वाहक है। साइटोक्रोम सी की लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि जो कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, उसके बाहर की तरफ होता है, आंतरिक झिल्ली के बाहर की, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये वाला जो है इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया बीच में, ठीक है। ये जो तीसरे से चौथे की साइटोक्रोम सी जो है ये इंडिविजुअल है, तो इसे कॉम्प्लेक्स अपन नहीं बोल सकते। अगर आपसे पूछा जाए कहां होता है तो आंतरिक झिल्ली के बाहर की ओर होता है, आंतरिक के भी बाहर की ओर। ये मेरी उंगली है, अंदर बाहर की ओर होगा। कहां ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का, कौन से कौन से में करेगा, तो ध्यान में रखना तीसरे से, कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे से कहां कर रहा है, कॉम्प्लेक्स चौथे की ओर कर रहा है, जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। आ रही बात समझ? दोनों पॉइंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसे देख लेंगे, 5 सेकंड का आपके पास समय है, तो आगे की ओर अपन यहां पर चल लेंगे, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल कैरियर है, मतलब मूवमेंट इसका हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लेके आया, अब यहां से हाइड्रोजन में चला गया, पहले दूसरे तीसरे में, चौथे में आपके पास अपन आता था, ये इलेक्ट्रॉन आया है, यहां से आके इलेक्ट्रॉन देता है Cu, कॉपर जिसे अपन बोलते हैं उसको, वहां से साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज लिखा है, ऑक्सीडेशन यहां पर होगा, कैसे होगा वो देखेंगे आप। Cu से साइटोक्रोम ए से A3 और वापस से Cu ए में ही चला जाता है इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आए हैं, ऑक्सीजन का आएगा अब रोल, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आए हैं, ये आपके पास मैट्रिक्स वाला पोर्शन बताया जा रहा है अंदर की ओर आपके पास, ठीक है। मैट्रिक्स का जो पोर्शन बताया जा रहा है अंदर की ओर, जो आंतरिक झिल्ली के इस तरफ अंदर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन आए हैं कैरियर की मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके पास यहां पर आएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आपके पास आएगा तो आप देख सकते H2O का जो है यहां पर क्या हुआ है, H2O का यहां पर क्या हुआ है, निर्माण यहां पर सिंपल सा हुआ है। कैसे, ऑक्सीजन आपके पास है, हाफ O2 मैंने लिखा है, हाइड्रोजन आपके पास मैट्रिक्स में है ही, ये वाला है, ये वाला है, हाइड्रोजन आपके पास है ही, ठीक है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से ये आएंगे बाहर की ओर, दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूं, हाफ O2 में यहां पर लिखूं और जो हाइड्रोजन इसे मैं 2H प्लस लिखूं, तो ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन माइनस है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और बाकी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसे अपन बोलते हैं उसने क्या किया है, बैलेंस यहां पर किया। तो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए क्या हुआ, यहां पर H2O का निर्माण करता है, मेटाबॉलिक जल इसे अपन यहां पर बोलते हैं। बोले ठीक है सब, ऑक्सीजन का भी रोल आपने बता दिया, लेकिन मेन जो बात है कि एनर्जी, ऊर्जा, आप बोलते हो कि सेशन जब कर रहे हो तो ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी की आप बात करते हो, तो वो तो आपने अभी तक बताई नहीं है। तो अब आगे का स्टेप भी आपके पास यहां पर बचा हुआ है। यहां से आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन का जो पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास बचा है और ये आपने पढ़ रखा है पहले के सेशन में भी, ठीक है। तो ये H2 का निर्माण इसने कर दिया, कौन से में, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, ध्यान में आपको रखना है। फर्स्ट और जो सेकंड है वो किसको जाता है, तीसरे को देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साइटोक्रोम जो सी की बात कर रहे हैं वो मोबाइल कैरियर है, क्या करता है, कहां होता है, किस किस के बीच में करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो हाइड्रोजन जो कहां है, अंतर झिल्ली अवकाश में, कहां है, अंतर झिल्ली अवकाश में, दोनों झिल्ली के बीच का अवकाश या अंतर झिल्ली अवकाश है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, विद्युत रसायन प्रवणता जिसे अपन बोलते हैं, वो एक तरह से बनी है, हाइड्रोजन यहां पर एक तरह से ज्यादा हुआ है, ठीक है। और ये चीज देख के आपको आ जाना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में भी बताया है कि ये F0 है, ये F1 है, जो क्या होते हैं, झिल्ली के अंदर एक प्रकार से आपके पास प्रोटीन है। तो हाइड्रोजन F0 या FO से होते हुए F1 की ओर जाते हैं और इसके अंदर यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, संरचना में ये स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इस मैट्रिक्स में आपके पास जो ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो एटीपी सिंथेटेज की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाता है, एटीपी में। सिंथेटेज का मतलब क्या था, सिंथेसिस से शब्द लिया गया जिसका मतलब होता है संश्लेषण, वो आपके पास करेगा ये। तो ये हाइड्रोजन उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव 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 है ये, और अंदर की ओर आपके पास क्या, नेगेटिव 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 है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपके पास जाएगा तो क्या होगा, यहां से जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा तो एटीपी का निर्माण यहां पर होगा। एटीपी का जो निर्माण होता है कितने का होगा और कितने का नहीं होगा, जो मेन आपके पास ये जो है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक NADH2 है तो 3 एटीपी बनेंगे, सब कुछ खेल इसी का, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का तो मेन नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन तक चले जाता है,
तो एक NADH2 है तो 3 ATP बनाएगा। एक FADH2 है जो यहां कहीं काम में आता है, क्रेब चक्र में अपन ने बात की थी, बनता है, तो वहां एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP यहां पर बन जाते हैं। ये के बाद क्या इतना सा क्लियर है? फटाफट से 5 सेकंड का समय इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा है। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, यहां से ये जो F0 है ना, ये तो इस मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। F0 जो इस आंतरिक झिल्ली उसी के अंदर होता है, लेकिन F1 जो थोड़ा सा बाहर की ओर आता है, चित्र में मैंने बता दिया है अंदर की ओर, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा यहां से बाहर की ओर आता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, बाह्य प्रोटीन है यहां पर। तो जब हाइड्रोजन यहां से आता है, किसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, विद्युत रसायन जो प्रवणता, उसकी सहायता से हाइड्रोजन जब यहां से यहां की ओर आ रहे हैं, तो क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण आपके पास सिंपल सा हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कितने हाइड्रोजन पे कितने एटीपी बनेंगे। जब यहां से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से बहुत सारे रिपीटेड इवेंट चल रही है, प्रोसेस बार बार चल रही है, तो यहां से अगर 2 हाइड्रोजन आते हैं इस F0 और F1 से बाहर की ओर, तो आपके पास एक एटीपी का वो क्या करेंगे, संश्लेषण यहां से करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। एक NADH2 से तो 3 एटीपी बनेंगे, ठीक है, एक FADH2 से 2 बनेंगे। एक एटीपी के लिए कितने हाइड्रोजन का यहां पर मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, मूवमेंट यहां पर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा क्या है, वैसे इसको आपने पढ़ा होगा, जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसको रसायन जिसे क्या बोलते हैं, रसायन परासरण परिकल्पना जिसे अपन बोलते हैं, रसोपरासरी परिकल्पना जिसे अपन बोलते हैं, तो उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा क्या है, ETS सिंपल सा बनाया गया है। इसे आप 1 या 2 बार वापस से देखिए, NCERT पढ़िए, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, और रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, 100% आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या सिंपल सा ETS है। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे तो अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीथ। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीथ छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में एम्फीबोलिक पाथवे वो अपन देखेंगे, और इस चैप्टर को अपन कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।